हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 11वीं क्लास है। और 11वीं क्लास में हम इकोनॉमिक्स में हम लेसन नंबर 5 को पढ़ रहे थे और ग्रामीण विकास विलेज डेवलपमेंट की थ्योरी को हम लोग देख रहे थे कि हमें ग्रामीण विकास के क्या क्या आयाम हैं। तो चैप्टर नंबर 5 आपके सामने है, ग्रामीण विकास। तो हम लोग उसका परिचय पढ़ चुके थे, ग्रामीण विकास क्या है, क्या संरचना है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन की क्या स्थिति है, तो हम लोग आपको देख चुके थे। ठीक है, ये पढ़ने के बाद हम लोगों ने आपका निर्धन बैंक और ग्रामीण बैंकों की आलोचना हमने कर ली थी। ठीक है, और इतना पढ़ते हुए हम पहुंच चुके थे। आज हमको बात करनी है बेसिकली कृषि विपणन व्यवस्था। इस पर बात करनी है, कृषि विपणन व्यवस्था। कभी कभी आपने सोचा है कि हम जो अनाज, फल, सब्जी आदि रोज खाते हैं, वे देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुंचते हैं। इन्हें हम तक पहुंचने का माध्यम बाजार व्यवस्था है। यानी अब आप देखिए, कश्मीर का सेब, हिमाचल का सेब तमिलनाडु पहुंच जाता है और तमिलनाडु से काजू और बहुत सारी चीजें, आपके मसाले उत्तर भारत में पहुंच जाते हैं। आखिर में ये एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक छोटे किसान से लेके एक किसी के बैठे जम्मू कश्मीर के घर तक चीजें कैसे पहुंचती हैं, तो ये है बाजार माध्यम के द्वारा ही पहुंचती। कृषि विपणन यानी कि कृषि बाजार वह प्रक्रिया है इसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पाद का भंडारण यानी कि उसको संग्रहण यानी कि इकट्ठा करते हैं, भंडार करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और पैकेजिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसका वितरण करते हैं। इस तरीके से चीजें हम तक। मान लीजिए मैं कोई व्यापारी हूँ, मैंने गांव गांव से सामान उठाया और उसको क्या कर रहा हूँ, मैं संग्रहण कर रहा हूँ। फिर उसको मैंने एक जगह अपने गोदाम में रख दिया, फिर मैंने भंडार किया, फिर मैंने उसको फिल्टर किया कि कौन सा ए क्वालिटी, बी क्वालिटी है। ठीक, उसको अलग करने के बाद फिर मैंने उसमें पैकेजिंग की। पैकेजिंग करने के बाद ये देखा कौन सा सामान कहाँ जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया, क्लासिफिकेशन और बांट दिया और भेज दिया। इसी तरह सामान एक चीज स्वतंत्रता पूर्वक व्यापारी को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तोल में हेरा फेरी, हाथों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ा, सारी चीजें होती थी। फिर कहते हैं किसानों को बाजार में प्रचलित भाव का पता नहीं होता था और उन्हें अपने माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। ठीक, उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधा नहीं, अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं कर पाते थे। क्या आप जानते हैं कि आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडार सुविधाओं के अभाव के कारण क्षतिपूर्ण हो रहा है। इसलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप के माध्यम से गुजरना पड़ता है। अब 10% ही चीजें हैं और उसी के माध्यम से ये सारी चीजें को लेकर हमको गुजरना पड़ता है। और उनको आइए हम कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए 4 प्रमुख उपायों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास। पहला कदम व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के बाजार का नियमन करना था। इस नीति ने बहुत दूर तक कृषकों, उपभोग और दोनों का वर्गीकृत इन चीजों का लाभान्वित हुए। लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित मंडियां विकसित की गई और जाने की आवश्यकता थी ताकि ग्राम क्षेत्र में मंडियों का विकास हो सके। अब आप जानते हैं अगर बाजार सुविधा अच्छी होगी, बाजार जहाँ चीजें हम बेच सकते हैं। अब देखिए अगर गांव के पास ही 10-5 किलोमीटर में अगर चीजें मिल जाएंगी तो आदमी को 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर क्यों जाना पड़ेगा। पास में बिकेंगी तो रेट अच्छा होगा, व्यापारी अधिक होंगे तो मोल भाव अच्छे से हो, चीजें बढ़ेंगी। इसलिए 27,000 ग्रामीण मंडियों को बात दिए गई जो अनियमित, उनको विकसित किया जाना है। और दूसरा महत्वपूर्ण उपाय था सड़कों, रेल मार्गों, भंडार गृह, गोदामों, शीतगृह प्रसंस्करण इकाइयों की रूप में भौतिक आधारित संरचनाओं का आपका क्या था, प्रावधान किया जाना है। किंतु अभी तक
वर्तमान आधारित सुविधा बढ़ती मांग को देखते हुए नियंत अपर्याप्त सिद्ध हुई, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है और कह रहे हैं कि इनमें बहुत सारा रिफॉर्म की जरूरत है। सरकार के तीसरे उपाय में कृषि विपणन द्वारा अपने उत्पादकों को उचित मूल्य सुलभ कराना है। गुजरात तथा देश के कई भागों में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया है, किंतु अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारी आंदोलन में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। इनके कारण सभी कृषकों को सहकारिता शामिल कर सकती पाना है, जैसे विपणन, प्रसंस्करण, सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना है। अकुशल वित्तीय प्रबंधन चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत समाधान है। जैसे जैसे कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना। ऐसे है न्यूनतम समर्थित, ठीक। और भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षा भंडार का रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि राशन व्यवस्था के माध्यम से चीनी का वितरण, इन संसाधनों का ध्येय किसानों का उपज के उचित दाम दिलाना, गरीबों को सहकारी युक्त कीमतों पर वस्तुएं को उपलब्ध कराना और सरकार के इन सभी आज तक पर निजी व्यापारी, राजनीतिक बड़े व्यापारी फिर किसानों का वर्चस्व बना। के लिए जरूरत है कि सरकार की मध्यस्थता वाले, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से में निजी क्षेत्र में नियंत्रण होता है, तो सरकारी संस्थाएं और सहकारिता सकल कृषि उत्पादन में मात्र 10% अंश के आदान प्रदान में सफल हो पा रही है। देश अभी भी निजी व्यापारी के हाथों में ही है। अरे चीजें कैसे हैं? आज भी 10% ऐसा है जो चीजें आपका कोऑपरेटिव में है और सहकारिता में बनी हुई, बाकी 90% जो है प्राइवेट हाथों में जा रही। यानी कि अगर हम कोऑपरेटिव को अच्छा कर लेंगे, आप यकीन मानिए हम लोगों का जो उत्पादन है और उससे जुड़ी चीजें हैं और किसानों को जिस प्रकार का लाभ ये सुनिश्चित होना चाहिए, ये सारी चीजें हमको बड़ी अच्छी में। चलिए, अब आपको पता है कि कैसा प्रबंधन होना चाहिए सहकारी के माध्यम से, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखें और सब्सिडी दिलाना चाहिए। सब्सिडी का मतलब है कि सरकार क्या करती है, मान लीजिए गेहूं के दाम 20 रुपए, तो सरकार उसको 5 रुपए में दे सकती है और जो उसके 15 रुपए सरकार उसको स्वयं करती है। यही सब्सिडी की चीजें हैं लोग आपका। सरकार की मध्यस्थता ने कृषि विपणन व्यवस्था के अनेक रूपों में प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि में त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण हो रहा है, बशर्ते सरकार की मध्यस्थता ना हो। इसके बराबर में आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार क्या कर रही, मध्यस्थता निभा रही है और कृषि विपणन व्यवस्थाओं के रूप में चीजों को कोशिश कर रही है ठीक करने के। और वैश्वीकरण का जो युग है, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, इस युग में हमें एग्रीकल्चर को बहुत चीजें हमें बदलना पड़ेगा। विद्वान कहते हैं कि हमको कृषि का कमर्शलाइजेशन यानी कि हमें उन चीजों को उगाना है जिनकी बाजार की मांग है, जो कमर्शियल फर्क्स हैं, जो हम आपके नगद रूप में बेच सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें सरकार की मध्यस्थता ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें सरकार की मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे वैकल्पिक क्रय विक्रय के माध्यम से का दुष्प्रभाव। अब यह बात सभी अनुभव कर रहे हैं। अनुभव का मतलब लोगों ने उसको फील के एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पाद बेचे। अब समझिए होता क्या है, मान लीजिए ये कोई किसान है, ये हमने किसान बना दिया। ये किसान और ये हैं उपभोक्ता जो माल को खरीदते हैं। कौन है? उपभोक्ता है। तो होता क्या है,
इन पर सीधा सामान नहीं जाता, इसके माध्यम में एक आपका मीडिएटर है। कौन है मीडिएटर? पहले सामान जाएगा किसी व्यापारी के पास, इनका सामान व्यापारी खरीदेगा और व्यापारी फिर बेचता है इनको। होता क्या है, ये खरीदता है 10 रुपए किलो, बेचता है, और ये व्यापारी इसको 10 रुपए किलो में इसको खरीदता है और व्यापारी इनको बेचता है 20 रुपए किलो। तो ये कितने का लाभ कमा रहा है? दुगने का लाभ कमा रहा है। कौन? ये व्यापारी। सरकार चाह रही है कि अब ऐसा हो जाए, ये व्यक्ति सीधा इनको सामान बेचे, चाहे ये आपका 15 से 20 रुपए के बीच में मिले। अगर मान लीजिए 15 का मिलेगा तो 5 का लाभ इनको भी मिलेगा और 5 का प्रॉफिट इनको भी मिलेगा, और इसको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उत्पादन करने वालों को लाभ नहीं हो रहा है, नहीं उपभोग करने वाले को लाभ हो रहा है। सरकार चाह रही है कि किसान स्वयं उपभोक्ता को अपना उत्पाद बेचे और उससे अधिक आय प्राप्त हो। अब कह रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे में मंडी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायगढ़ नामक फल सब्जी मंडियां और तमिलनाडु की उजरावारी मंडियां, वहां कृषक बाजार हैं। कह रहे कि यहाँ सीधे किसान अपना चीजों को बेचते हैं। इस प्रकार से विकसित है कि वैकल्पिक क्रय विक्रय के माध्यम से ऑप्शन है कि इनको बेच दीजिए या उनको बेच दीजिए, के माध्यम से कुछ उदाहरण है। ये सब कुछ वैकल्पिक विपणन संस्थाओं के उदाहरण हैं। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड बनाने वाली कंपनी भी अब किसान के साथ कृषि उत्पाद की खेती, सब्जी के लिए उत्पादन के अनुबंध कर रही है। ठीक, किसानों को उचित बीज तथा अन्य आगतों में उपलब्ध कराती हैं, उन्हें पूर्व निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती है। यह कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्थाएं किसानों की कीमतें विषयक अंशों और जोखिम का निवारण करेंगी, साथ ही इसे कृषक पदार्थ के बाजारों का भी विस्तार होगा। कि इस प्रकार व्यवस्था में छोटे किसानों की आय में वृद्धि होगी। कह रहे जो हम रूट जिस तरह से हम लेके चल रहे हैं, छोटा किसान है उनमें वृद्धि होगी। 2020 में भारतीय संसद ने कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए 3 कानून पारित किए। कुछ वर्गों ने इन सुधार का समर्थन किया, वहीं कुछ वर्गों ने इसका विरोध भी किया। इन कृत्यों पर अभी भी बहस चल रही है कि इन कानूनों का वितरण इकट्ठा करें और कक्षा में बहस करें। अब बताइए किस तरीके की हमको मार्केट या मंडियों की जरूरत है? क्या हमको जितना किसान के पास मंडियों की पहुंच अच्छी होगी, उतनी जल्दी ही उसको जो वो उत्पादन कर रहा है उसका लाभ उसको मिलेगा। बिचौलिया मीडिएटर उसके बीच से हटेंगे तभी वो लाभ सुनिश्चित कर पाएंगे। क्या है, हम जाते हैं मंडी, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा गेहूं हुआ और मैं गेहूं को लेकर गया मंडी में। हम मंडी में खरीदने वाले 100 व्यापारी और बेचने वाले 10,000 किसान। तो 100 व्यापारी आपस में एक गुट संगठन बनाते हैं, भैया हम गेहूं को 2500 रुपए, 2,500 रुपए ऊपर से महंगा नहीं लेंगे। वो क्या करते हैं, जबकि एमएसपी कुछ अलग होती है, रेट उनका कुछ और होता है, तो कम दामों पर किसानों का माल खरीदते हैं। होता क्या, किसान जाता है, 3 दिन मंडी पड़ी रहता है, वो लोग खरीदने के इच्छुक ही नहीं होते। किसान ना चाहकर भी कम कीमतों पर चीजों को बेचता है और वापस अगर किसान वही गेहूं ले तो उसको शायद वो आपका 3,000 में मिले। ये सारी चीजें, ये सारी विरोधात्मक चीजें हमको देखने के लिए इस प्रकार की हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब चीजों को आपका देखा जाता है और इन पर बात भी करें। उत्पादित गतिविधियों का विधिकरण। विधिकरण के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो फसल के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से है, दूसरा है श्रम शक्ति में खेती से हटाकर अन्य कार्य जैसे पशुपालन, मुर्गी, मत्स्य पालन, गैर कृषि क्षेत्रों में लाना है। तो ये सारी चीजें हमने उनमें देखना है। गैर कृषि क्षेत्र आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि खेती के आधार पर ही आजीविका में जोखिम बहुत हो जाता है। मेरे जो आजीविका है उसमें जोखिम बहुत हो जाता है। अतः विविधीकरण के द्वारा हम न केवल खेतों को जोखिम कम करने में सफल होंगे, बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादित और वैकल्पिक
धारणता, आजीविका के अवसर में भी उपलब्ध हो जाएंगे। देश में अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ फसलों से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जो खरीफ की फसलें हैं उनसे जुड़ा। किंतु खरीफ की फसलें मौसम में तो जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार हो जाता है। कैसा है? जो लाभप्रद रोजगार है वो आपका। अतः अन्य प्रकार के उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों में प्रसार के माध्यम ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय कमाकर गरीब और अन्य विषम परिस्थिति का सामना करने में सामर्थ्य बना। अतः जरूरतमंद गतिविधियों में गैर कृषि कार्य के रोजगार तथा नए वैकल्पिक आजीविका ध्यान देंगे। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक धारणीय आजीविका वैकल्पिक है। कैसे हैं? अनेक वैकल्पिक आजीविका तो कैसे हो रही हैं? क्या आजीविका की चीजें हैं? किस तरीके से ये बन रही हैं? क्या इनका ऑप्शंस है? किस तरीके से कर रहे हैं कि आजीविका बढ़नी चाहिए? अब खरीफ की फसल तो मौसम पर्याप्त है। अब आप देखते हैं बहुत बार जब किसान अपना फसल काटता है तो जब काटने का नंबर आता है तो मौसम उसको बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों पर थोड़ा सा मंडी को बड़ा पढ़ें, व्यक्तिगत रूप से एनालिसिस करें। आपके घर वगैरह में जब हम लोग पहाड़ में आपके टमाटर वगैरह होता है जाते हैं, तब आप इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आपका मीडिएटर है इस तरीके की भूमिका क्लियर है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है।